नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। साथियों आज 21 जनवरी 1930 में लंदन में भारत के लोगों के लिए अंग्रेज सरकार ने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। रेमसे डोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भारत को पॉलिटिकल पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी भारत को आज़ाद करना है, तो ये आज़ादी किसके हाथों में दी जाए, कौन इसका राजा बनेगा, किसको सत्ता सौंपी जाए, इस विषय को लेकर भारत के नेता लोगों को, राजाओं को, भारत के सभी तबके के लोगों को लंदन में बुलाया, जिसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि भारत में कोई राजा नहीं, कोई सत्ताधारी नहीं, कोई पावर वाला व्यक्ति नहीं, सब समान हैं। तो सभी लोगों को एक साथ बिठाया जा सके, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई सत्ता पावर वाला नहीं, कोई किंग नहीं, कोई प्रजा नहीं। इसलिए राउंड टेबल पे ऊपर सबको समान बैठने का अवसर, और सबको क्या चाहते हो, कैसा राज्य चलाएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं को, अपने अपने धर्म के प्रतिनिधियों को, राजाओं को आमंत्रित किया था। उसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चुने हुए कुछ सीनेट के लोग भी थे, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी मुंबई प्रांत से चुने हुए थे, और नाहड़ का तालाब सत्याग्रह, नासिक की कालाराम मंदिर का सत्याग्रह, कई बार अंग्रेजों के साथ जनता के कामों के लिए जाकर दरख्वास्त करना, अपने बहुजन समाज के आज़ादी के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था, तो भी एक नेता के रूप में उभर कर आए थे। और गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ रखा था, सार्वजनिक अवज्ञा आंदोलन का था, वो भी छेड़ रखा था। तो सारे मुस्लिम लीग के लोग, कांग्रेस की लीग के लोग, इनको सबको नेता के रूप में चर्चा करने के लिए लंदन बुलाया गया था। तो उस पहली गोलमेज परिषद में क्या हुआ, उसके ऊपर वो पहली गोलमेज परिषद अगर गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल लिखता है कि ये फेल थी, असफल थी, कांग्रेस से कहते कि यह असफल थी। लेकिन ये पहली गोलमेज परिषद सफल हमारे लिए थी, क्योंकि ये पहली गोलमेज परिषद में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ध्यान में ये चीज़ ला के दी कि तुम जिनको सत्ता सौंप रहे हो, वो लोग पहले से ही भारत में राज करते आए हैं, हम लोग इनके गुलाम हैं। भारत के दलितों की संख्या किसी दूसरे राष्ट्र में जितनी जनसंख्या होती है, उतनी उन देशों की जनसंख्या से अधिक तो केवल बहिष्कृत समाज की जनसंख्या है। इन्हें अनपढ़ रखा गया है, इनका शोषण हुआ है, इनके साथ ज़्यादती होती है, तो इन्हें भी सत्ता में भागीदारी मिले। इनको भी भारत में जब पॉलिटिकल पावर निर्माण होगी तो इनको भी समान अधिकार मिले। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने वहाँ अपनी बात रखी, और बाबा साहब ने अपनी बात इतनी धारदार रखी कि गांधी एंड पार्टी बौखला गई। गांधी एंड पार्टी ने अलग अलग खेमे के लोगों के साथ अलग अलग मीटिंगें की, उनको भड़काया और उनसे कहा कि दलितों का और हिंदू का सार्वजनिक नेता तो मैं ही हूँ, दलितों में, हिंदुओं में कोई टुकड़े नहीं। जबकि हिंदू का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कर रहे थे, मुस्लिम लीग का नेतृत्व जिना कर रहे थे, सिख धर्म का नेतृत्व सिख लोग कर रहे थे, दलितों का नेतृत्व भी मैं ही करूँगा, मैं ही दलित नेता हूँ,
ऐसा वो सिद्ध करने में लगे थे। और उन्होंने यहाँ तक कह डाला था कि कुछ भी हो जाए, दलितों को किसी भी प्रकार के हक अधिकार मैं जब तक जिंदा हूँ नहीं लेने दूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ ये दर्शाया कि दलितों का असली नेता वे ही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, गांधी नहीं। और भारत के दलितों की बहिष्कृत लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है? अंग्रेज सरकार आने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वे तब भी सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पी सकते थे, सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली नहा सकती थी, फिर भी ये बहिष्कृत लोग नहीं नहा सकते थे। इन्हें पानी तक पीना नसीब नहीं था, अच्छे कपड़े पहनना नसीब नहीं था, अच्छे घरों में रहना उनके लिए बंधन था। उनको अच्छे कपड़े पहनना, कटिंग करना, ये सारी बातों से उनको अधिकार नहीं था। ये स्थिति अंग्रेजों के होते हुए भी उनके साथ रहे, तो अंग्रेज सरकार ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। और अब जब पावर ट्रांसफ़र की जा रही है तो इनको भी उस सत्ता में भागीदारी मिले, इनको भी वोट का अधिकार मिले और ये भी समान अधिकार प्राप्त करके गौरवपूर्ण जीवन जी सके। ये बातें पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब ने रखी। ये मिनी बौद्ध विहार का कार्यक्रम कैसा रहा? दाना वीरमणि सिक्कापदं समाधिरमि मे सुमिच्छातमदांसिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं बुद्धयो खलितो दोस्तों। के साथ क्या बात हुई वो बाबा साहब को नहीं समझने आएगा। बाबा साहब के साथ बात क्या हुई वो सिखों को नहीं, क्रिश्चियनों को नहीं, एंग्लो इंडियन की संख्या तो थी ही नहीं थी। और एंग्लो इंडियन जो भी थे वो तो ब्रिटिश वाले लोग थे, तो वो लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं किया। पर बाद में जब मीटिंग में सीधे सीधे चले गए तो उन्होंने रात में एक खेली खेल दी कि बाबा साहब जो भी बात करेंगे उसका विरोध मेरे साथ आप सब लोगों को करना है। और बाबा साहब किसकी बात करेंगे? तो बाबा साहब बात करेंगे जनता की। जनता मतलब बस हम लोग ही नहीं है, जैसे हम लोग बैकवर्ड है, SC ST के लोग ही नहीं, पूरी जनता। इस बीच में ना मुस्लिम गांधी जी से मिले थे, सिख मिले थे, तो गांधी जी ने उनको बताया था कि मैं जैसे करूँगा आप मेरा समर्थन करना, बाबा साहब का समर्थन नहीं करना। और बाबा साहब के संभाषण से उनको पता चला था कि बाबा साहब क्या मांगेंगे। तो बाबा साहब हमारे लिए दो चीज़ें मांग रहे थे। एक तो रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पे? पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह हमें हमारे संसद में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हमारी बात वहाँ कौन करेगा? मतलब आज का जो आरक्षण है वो बात वही से है कि रिप्रेजेंटेशन में संसद बनी है सबके लिए और वहाँ पे सबके प्रतिनिधि होने चाहिए। ये बाबा साहब की बात थी। और गांधी जी कहते थे कि ये जो अस्पृश्य लोग हैं ये लोग कोई हिंदू से अलग नहीं है, इसीलिए इन लोगों को ना तो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ना तो इनको कुछ अधिकार देने चाहिए। जो भी मिलेगा वो हम देंगे, वहीं पे इन्होंने संतुष्ट होना चाहिए। और बाबा साहब इतने निडर थे कि वो किसी से रुकने वाले झुकने वाले नहीं थे। जाने वाली पॉलिटिकल पावर चली जाने वाली थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले तक जितने भी लोगों ने यहाँ पे राज किया है उन्होंने कुछ किया है। क्या किया है? तो पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज की है, राजकीय शक्ति का अपने पास रख के यहाँ पे राज किया है। यहाँ पे दो लड़ाइयाँ चल रही थी। एक तो थी अंग्रेजों के ज़माने में दो लड़ाइयाँ चली, उससे पहले एक छुटपुट। और लोकशाही में कोई परमानेंट राजा नहीं है, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे राज करेंगे। पर ऐसे में भी हमसे जो भी है वो चला जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम अपना पॉलिटिकल पावर खो देंगे, मतलब हमारा राज्यत्व जो है किंगशिप फिनिश होगा, हमें मान्य है, मंजूर है, पर हमारे लिए हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो कम नहीं होना चाहिए। तो संसद में जाएगा कौन? इसके अगेंस्ट है कि बाबा साहब ने SC ST के साथ जनता की बात की थी तब। और जनता फर्स्ट SC ST नहीं थी, कॉमन पीपल थे, 50% महिलाएं थी। और हमारे ऊपर इसीलिए बाबा साहब के ऊपर तब से जितना पेपर्स में लिखा गया था कि गोलमेज परिषद के खलनायक अंबेडकर जी है, उनके कारण गांधी जी को कई बार, मतलब लगभग 3 बार उन्होंने सभा को
तहकूब कर लिया। आज हुआ था, सब बिखरा हुआ था, कौन चलाता। लेकिन इतनी समझदारी, इतनी ये अच्छाई तो अंग्रेज़ों में थी कि वो ऐसे छोड़ के नहीं भागे, ऐसे छोड़ के नहीं गए। उन्होंने देखा कि अगर हम इस देश को छोड़ते हैं तो इसे चलाने वाला भी कोई होना चाहिए, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, उसके लिए संविधान होना चाहिए। इसलिए जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर एक संविधान की रचना के लिए ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें चर्चाएं हुई। साथियों, उस समय अंग्रेज़ों का सत्ता था और अंग्रेज़ों के सत्ता के से हमें इंडिया की स्थापना की। फिर 27 में उन्होंने महार का सत्याग्रह किया। वह 16 मार्च 30 के अंदर उन्होंने जो कालाराम मंदिर का प्रवेश के बारे में जो किया, ये सब फिर उनके यहाँ उनके वजह से क्या है कि ये जो समाज है, समाज के जागृति में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो पहली गोलमेज परिषद हुई थी उनमें उनका रोल क्या था। अभी प्रोफेसर साहब ने हमें पूरा इतिहास बता दिया। उसके बाद हमारे गुलाब राव जी उन्होंने बताया कि बाबा साहब का क्या रोल था। जो भारत में उस ज़माने में रियासत हुआ करती थी, उस रियासत में हमारा जो जीना था वो हमारा जीना पशुओं से भी बहुत बदतर था। न हमारे पास संपत्ति थी, ना एजुकेशन था, ना हथियार थे, ना नौकरी थी, ना कुछ था। हम लोगों के दिए हुए टुकड़े पर हम जीते थे। इतनी बदतर हमारी हालत थी। तो इस तरह का जीना जब बाबा साहब ने देखा तो बाबा साहब को लगा कि ये मेरी जो दुनिया है, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो भाई हैं, इन लोगों को जो मुझे आगे लाना है तो मुझे मेरा आवाज़ उठाना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो 4 अगस्त 1930 को बाबा साहब भारत से निकलते हैं और वाइसराय ऑफ इंडिया के जहाज़ में बैठ के वो लंदन पहुंचते हैं। वाह सर, तालियां। तो वहाँ जाके 89 प्रतिनिधि वहाँ बैठे थे। इस गोलमेज परिषद में 89 प्रतिनिधि गए थे। वहाँ से बहुत सारे राजा महाराजा रियासत भी गए थे। साहब ने जैसे बताया, राजा थे, उनके प्रतिनिधि भी थे, वहाँ पर गए थे। और ये गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने जो बात रखी वो सबको पता है और हमने सुना भी है। पर एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी बात रखी और उसमें हमारा जो संवैधानिक राइट था उसके लिए बहुत जोर डाला था। जैसे ये गोलमेज परिषद खत्म, वो गोलमेज परिषद का जो रोल था हम पढ़ चुके हैं और अभी भी हम मानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा खेल खेल के हमारे लिए, हमारे कुठराग, हमारे पीछे घाव किया है, जो पुनः एक्ट में आपको सब पता ही है। तो ये चीज़ें जब बाबा साहब ने वहाँ बताई तो वहाँ पर सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा रियासत के वो किंग थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब ये गोलमेज परिषद ख़त्म हुई थी तब सयाजीराव गायकवाड़, उनको ये गर्व महसूस हुआ था कि मैंने जो स्कॉलरशिप दिया था वो स्कॉलरशिप मैंने मेरे पानी में नहीं डाला। तो अगर आप गूगल पर जाओगे तो गूगल भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल रही। नहीं, हम बहुजनों के लिए ये पहली राउंड टेबल ही कॉन्फ्रेंस ही सफल रही। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के सामने एक अछूत आदमी जिसको बोलने के अधिकार नहीं थे, वो आदमी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वहां किसी शेर की तरह दहाड़ा और रेमसे को बता दिया कि भारत को स्वतंत्रता देने की लड़ाई हमारे देश के नागरिक लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार को भारत से जाना ही होगा, क्योंकि ब्रिटिशों ने भी हम बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं किया, हम बहिष्कृतों के लिए कुछ नहीं किया। जैसे गुलाब राव जी ने बताया कि उन्होंने जिक्र किया रेमसे के सामने कि हम पहले भी गुलाम थे, आपके आने पर भी गुलाम हैं और आप चले जाओगे तब भी हम गुलाम रहेंगे। हमारे परिस्थिति में कोई अंतर आया हुआ नहीं है। हमें पहले भी सार्वजनिक तालाब कुओं से पानी नहीं लेने देते थे, अच्छे मकान में रहने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई का, धर्म का, सत्ता का कोई अधिकार हमें नहीं था।
और ये सब अंग्रेज सरकार के आने के बाद भी वैसा का वैसा रहा। हमें कुछ भी आपके सरकार में नहीं मिला। हमारे लोगों का आपने मिलिट्री में यूज किया, सेना में भर्ती किया हमारे लोगों को, लेकिन जैसे ही सवर्णों ने विरोध किया आपने मिलिट्रियों की भर्ती भी बंद कर दी और इसी के कारण फिर से हमारे लोगों को मिलिट्री में भर्ती किए जाने लगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के बहिष्कृत समाज की कितनी दयनीय स्थिति है इसका पूरा जिक्र रेमसे के सामने किया और गांधी जी की इस बात का खंडन किया कि गांधी जी सभी हिंदुओं के नेतृत्व कर रहे, ये गलत है। हिंदू महासभा के लोग सभी हिंदू का नेतृत्व कर रहे, ये भी गलत है। और जिन्ना जी सभी भारतीयों का नेतृत्व कर रहे, ये भी गलत है। जिन्ना जी केवल मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे, सिख लोग सिखों का नेतृत्व कर रहे थे, क्रिश्चियन क्रिश्चियनों का नेतृत्व कर रहे थे, ब्राह्मण ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहिष्कृत समाज का नेतृत्व कर रहे थे। और उनकी जो स्थिति थी वो सारे प्रतिनिधियों के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा और ये भी कह दिया कि जब तक भारत का जो सर्वहारा समाज है उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता, उसे बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता, उसे राज सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती, उसे संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तब तक सही मायने में भारत स्वतंत्र हुआ ये मैं नहीं मानता। बाबा साहब की लड़ाई सर्व जनता के लिए थी, ओबीसी एससी एसटी के लिए नहीं थी, भारत के नारियों के लिए थी, भारत के आम जनता के लिए थी। डॉक्टर बाबा साहब ने मतदान का अधिकार किसको मिलना चाहिए, कौन सत्ता में जाने का चाहिए, इस पे जो कंडीशन रखी गई थी उसका भी विरोध किया। नहीं जाएगा तब तक गरीब की दशा बदलने का काम कौन करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पहली राउंड टेबल को अगर दुनिया विफल मानती है तो बहिष्कृत समाज ने इसे सफल मानना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां शेर की तरह गरजे दहाड़े, तब जाके ब्रिटिश और यहाँ के राजा महाराजा, यहाँ के मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि या हिंदू सभा के प्रतिनिधियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो ताकत है, जो बुद्धिमत्ता है, इसका अंदाजा हुआ और तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का आगे चलकर मौका दिया। मैंने कहा कि सबको अधिकार देने के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं अछूतों को हर हाल में अधिकार नहीं देने दूंगा, मैं सोच गलत थी। और जो लोग अपने आप को आज हिंदू मान रहे, जो है दलित, है बुनकर, है संत रैदासी, है अपने अलग अलग स्टेट के नाम है, कास्टिज्म के नाम है, वो अपने आप को आज हिंदू मानते। हमारे बाप दादा अंग्रेजों के समय में उनके आगे हिंदू शब्द नहीं लगता था। जब बाबा साहब ने कहा कि ये समाज अलग है, ये समाज बहिष्कृत है, इसकी संख्या जैसे गुलाब राव ने बताया दुनिया के किसी भी देश में जितनी जनसंख्या है उससे अधिक भारत के दलितों की, अछूतों की, बहिष्कृत समाज की जनसंख्या है, इनको प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। तब जाकर इनकी बातें सुनी गई और इनको महत्व दिया गया। और इसलिए मैं कहता हूं ये पहली राउंड टेबल दुनिया के लिए सफल हो सकती है, सफल हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सफल थी क्योंकि यहां से दलितों के परिस्थितियों का बदलने का जो सूर्योदय होता है इस पहली राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में होता है। बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे वक्ताओं ने अच्छी बात की और मैं सबको धन्यवाद अदा करता हूं। और ऐसा ही हौसला बना के रखे, अभ्यास करे, पढ़े और यहाँ आकर हमारे लोगों को पढ़ाने का काम करे। अंत में सबका आभार मानते हुए मैं अंतिम गाथा शरणत्य लेने के लिए सबको अनुरोध करता हूँ। नमो बुद्धाय।